अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज की इस वीडियो में करने के लिए जा रहे हैं शॉर्ट क्वेश्चन जो कि 4.10 से लेकर 4.14 तक है। चलो इसमें स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है 4.10। 4.10 में वो क्वेश्चन पूछ रहा है क्वेश्चन हमारे पास है गिवन एग्जांपल ऑफ मूविंग बॉडी विच इज इन इक्विलिब्रियम। एग्जांपल वो पूछ रहा है एग्जांपल ऑफ मूविंग बॉडी एक मूविंग बॉडी which is in equilibrium, वो कह रहा है कि ऐसी बॉडी की एग्जांपल दें जो मूविंग में हो जो मूव कर रही हो लेकिन वो इक्विलिब्रियम में होनी चाहिए। बॉडी मूव कर रही हो, बॉडी चल रही हो, लेकिन वो इक्विलिब्रियम में होनी चाहिए। तो इसकी सबसे पहले जो हमारे पास पहली हमारे पास बॉडी आती है, याद रखनी है। अच्छा, एक अगर गाड़ी मूव कर रही है ना, अच्छा क्योंकि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं एक्सेलरेशन को, तो एक्सेलरेशन हमारे पास होता है जी चेंज इन वेलोसिटी vf माइनस vi डिवाइड बाय टाइम। चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, दोबारा इसको हम करते हैं। अगर एक बॉडी की वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी है सपोज करते हैं जी 10 और इनिशियल वेलोसिटी है जी सपोज करते हैं जी 50, ठीक है। तो इसका पुट करें जरा 50 माइनस फाइनल वेलोसिटी, चले इनकी एक वेलोसिटी 50 एक वेलोसिटी 10 है तो डिवाइड बाय टाइम इसको सपोज कर लेते हैं 10 सेकेंड, तो बन जाएगा 10 और एक्सेलरेशन इज इक्वल टू आ जाएगा 40 डिवाइड बाय 10 इज इक्वल टू 4। तो एक्सेलरेशन हमारे पास 4 आ जाएगा, ठीक है। ये तब है जब हमारे पास वेलोसिटी जो है, जब हमारे पास वेलोसिटी वेरिएबल है, वेलोसिटी जो है वो वेरी कर रही है, ठीक हो गया। अगर वेलोसिटी हमारे पास कांस्टेंट हो तब क्या होगा? वेलोसिटी कांस्टेंट होने का मतलब है वेलोसिटी कांस्टेंट। अब वेलोसिटी कांस्टेंट होने का मतलब क्या है? वेलोसिटी कांस्टेंट होने का मतलब है कि जितनी इनिशियल वेलोसिटी है उतनी फाइनल वेलोसिटी है, ठीक है। यानी कि अगर इनिशियल वेलोसिटी सपोज करते हैं इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास 50 है तो फाइनल वेलोसिटी भी हमारे पास 50 है, नो चेंज, ठीक है। टाइम सपोज करते हैं वही 10, तो अब एक्सेलरेशन क्या होगा? 50 माइनस 50 डिवाइड बाय 10 और एक्सेलरेशन आ जाएगा हमारे पास 0, ठीक हो गया। हमेशा आपने याद रखना है कि जब किसी बॉडी की वेलोसिटी कांस्टेंट होती है तब उसका एक्सेलरेशन 0 होता है। जब वेलोसिटी वेरिएबल होगी तो कुछ ना कुछ उसका एक्सेलरेशन होगा। बात समझ आ गई? अगेन रिपीट करता हूं, जब भी वेलोसिटी कांस्टेंट होगी, वेलोसिटी या स्पीड एक ही बात है, ठीक है। जब भी वेलोसिटी कांस्टेंट होगी एक्सेलरेशन क्या होगा? 0। और जब भी एक्सेलरेशन 0 होगा तब वो बॉडी इक्विलिब्रियम में होगी, ठीक है। व्हेन बॉडी मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, ठीक है। जब एक बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करती है इट्स एक्सेलरेशन, तब उसका एक्सेलरेशन 0 होता है, ठीक है। तब उसका एक्सेलरेशन 0 होता है। जब एक्सेलरेशन 0 होगा देन बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम। ये चीज याद रखनी है आपने, ठीक है। जब भी बॉडी की वेलोसिटी कांस्टेंट होगी, मूविंग बॉडी, कोई बस है, कोई ट्रक है, कोई कार है, वेलोसिटी कांस्टेंट होगी तो एक्सेलरेशन 0 होगा, और जब एक्सेलरेशन 0 होगा तब बॉडी इक्विलिब्रियम में होगी। ये उस बॉडी की बता रहे हैं जो मूव कर रही है, बॉडी मूव भी कर रही है लेकिन साथ वो इक्विलिब्रियम में भी है, ठीक हो गया। सेकंड एग्जांपल हमारे पास आती है पैराट्रूपर। पैराट्रूपर क्या होता है? पैराट्रूपर वही जो पैराशूट के साथ जहाज से छलांग लगाते हैं ना, कूद जाते हैं, फिर वो पैराशूट से आहिस्ता नीचे आ रहे होते हैं, उनको पैराट्रूपर कहते हैं ना। सॉरी। तो पैराट्रूपर जो होते हैं वो कांस्टेंट वेलोसिटी कम डाउन विद कांस्टेंट वेलोसिटी, वो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ नीचे आते हैं। कांस्टेंट वेलोसिटी का दूसरा नाम होता है टर्मिनल वेलोसिटी, ये याद रखना है, टर्मिनल वेलोसिटी। ये टर्मिनल वेलोसिटी सिर्फ पैराट्रूपर के लिए यूज की जाती है, याद रखना। किसी इसके लिए हम टर्मिनल वेलोसिटी यूज करेंगे
टर्मिनल वेलोसिटी जो होती है वो पैराट्रूपर के लिए यूज किया जाता है क्योंकि वो कांस्टेंट वेलोसिटी में नीचे आते हैं। तो वो हमारे पास दूसरी एग्जांपल होगी उस बॉडी की जो मूव तो कर रही है लेकिन साथ साथ वो इक्विलिब्रियम में भी है। ठीक हो गया। तो ये दो एग्जांपल जो आपने याद रखनी है। पहली एग्जांपल क्या है, अगर कोई गाड़ी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करती है उसका एक्सेलरेशन 0 होगा तो वो बॉडी इक्विलिब्रियम में होगी। और दूसरी पैराट्रूपर जो कि कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे आते हैं वो टर्मिनल वेलोसिटी होती है और वो भी इक्विलिब्रियम में होती है। ठीक हो गया। फिर क्वेश्चन नंबर 11 है और इसमें क्वेश्चन नंबर 11 में वो पूछ रहा है think a body which is at rest but not in equilibrium. think body at rest जो रेस्ट पर तो हो but not in equilibrium, लेकिन वो इक्विलिब्रियम में ना हो। बॉडी रेस्ट पर तो हो लेकिन वो इक्विलिब्रियम में ना हो। तो जो सबसे पहले हमारे पास जो एग्जांपल होती है वो ये होती है कि अगर हमारे पास कोई बॉल है, कोई भी चीज है, उसको हम ऊपर फेंकते हैं वर्टिकली अपवर्ड, नीचे से ऊपर फेंकते हैं, तो याद रखना है जब भी ये इस बॉडी को अगर हम ऊपर फेंकते हैं, जब भी ये बॉडी अपनी हाईएस्ट पोजीशन पर जाएगी ना इस तरह, तब जाकर फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम, वेरी 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 शॉर्ट टाइम, वो शॉर्ट टाइम 0.0001 सेकंड भी हो सकता है, 0.0005 सेकंड भी हो सकता है, वो कोई भी शॉर्ट टाइम हो सकता है। तो शॉर्ट टाइम के लिए ये बॉडी यहां जाकर स्टॉप हो जाएगी, उसके बाद फिर वापस आएगी। ठीक है, सपोज इसको मैं ऊपर फेंकता हूं तो ये ऊपर जाएगी, ये इसकी हाईएस्ट पोजीशन है, फिर ये वापस आएगी बॉडी। ठीक है, अब जो ये वाला पॉइंट है ये हाईएस्ट पॉइंट है, इस हाईएस्ट पॉइंट पर जाकर बॉडी कुछ टाइम के लिए स्टॉप होगी, वो कोई भी टाइम हो सकता है, वो जो कुछ टाइम के लिए स्टॉप होगी तो बॉडी स्टॉप है, बॉडी इस पॉइंट पर बॉडी रेस्ट पर है लेकिन इक्विलिब्रियम में नहीं है। सो इसको हम कहेंगे, लिखेंगे व्हेन वी थ्रो a body vertically upward, vertically upward, जब हम किसी बॉडी को वर्टिकली अपवर्ड फेंकते हैं एट हाईएस्ट पोजीशन या हाईएस्ट हाइट, इट एट रेस्ट, ये रेस्ट पर होती है बट नॉट इन इक्विलिब्रियम। ठीक हो गया, ये रेस्ट पर तो होती है लेकिन इक्विलिब्रियम में नहीं होती, उस बॉडी के लिए जो हम वर्टिकली अपवर्ड फेंकते हैं। दूसरी एग्जांपल हमारे पास क्या हो सकती है, बॉडी एट रेस्ट बट नॉट इन इक्विलिब्रियम। दूसरी हमारे पास होती है सीलिंग फैन। जो सीलिंग फैंस होते हैं वो हमारे रेस्ट पर तो होते हैं, दे आर इन रेस्ट। ठीक है, दे आर एट रेस्ट, वो रेस्ट पर तो होते हैं बट नॉट इन इक्विलिब्रियम। ठीक है, ये चीज याद रखें। क्यों? क्योंकि उसमें टेंडेंसी होती है रोटेशन की, वो रोटेट कर होता है एक ही डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज में या एंटी क्लॉकवाइज में वो रोटेट कर होता है। अगर रोटेशन है तो इक्विलिब्रियम के लिए क्या होना चाहिए कि जितना क्लॉकवाइज रोटेशन है उतना एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन भी होना चाहिए, लेकिन उसमें सिर्फ एक ही डायरेक्शन में रोटेशन होता है, तो इसलिए वो रेस्ट पर तो है लेकिन वो इक्विलिब्रियम में नहीं है। ठीक है, तो ये हमारे पास कोई 2 एग्जांपल है, इसकी डिफरेंट और भी एग्जांपल है, लेकिन अभी हम इसकी 2 एग्जांपल ही करते हैं। अगर आपके माइंड में कोई एग्जांपल आती है तो वो जरूर आप मेंशन करें। ठीक हो गया। इसके बाद हमारे पास है नेक्स्ट क्वेश्चन 4.12 शॉर्ट क्वेश्चन है, वो कह रहा है व्हाई कैन नॉट अ बॉडी बी इन इक्विलिब्रियम ड्यू टू अ सिंगल फोर्स एक्टिंग ऑन इट। वो कह रहा है सिंगल फोर्स जो है, सिंगल फोर्स बाय सिंगल फोर्स अ बॉडी नॉट इन इक्विलिब्रियम। वो कह रहा है एक सिंगल फोर्स अगर हम किसी बॉडी पर लगाए हैं तो वो बॉडी इक्विलिब्रियम में नहीं आती। अच्छा, अगर हम सीसा की बात करें, ये है सीसा, एक स्टूडेंट इधर बैठा हुआ है, एक स्टूडेंट इधर बैठा हुआ है। ठीक है, 2 स्टूडेंट बैठे हुए हैं। इक्विलिब्रियम कब होगा? जब क्लॉकवाइज टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क के इक्वल होगा, यानी कि ये फर्स्ट है या सेकंड है, फर्स्ट स्टूडेंट की वजह से जो टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है अगर वो उतना ही हो जितना सेकंड स्टूडेंट की वजह से टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है, तब जो सीसा होगा वो बैलेंस में होगा, तब हम कहेंगे कि वो इक्विलिब्रियम में है। ऐसे ही है,
एक और एग्जांपल लेते हैं। एक ब्लॉक है, 5 स्टूडेंट राइट से खींच रहे हैं, 5 स्टूडेंट लेफ्ट से खींच रहे हैं। बॉडी कहां जाएगी? कहीं भी नहीं जाएगी, वहीं स्टेबल रहेगी, इक्विलिब्रियम में रहेगी। क्यों? क्योंकि दोनों तरफ लगने वाली फोर्स इक्वल है। जरा गौर करें, कितनी फोर्सेज है? 2 फोर्सेज है, एक राइट साइड से लग रही है, एक लेफ्ट साइड से लग रही है। कितनी फोर्सेज है? 2 फोर्सेज है, एक राइट साइड से है, एक लेफ्ट साइड से है। तो याद रखना है कि इक्विलिब्रियम के लिए मिनिमम 2 फोर्सेज होना रिक्वायर्ड है। 2 फोर्स अगर वो इक्वल है तो बॉडी इक्विलिब्रियम है। अगर अब वो क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि सिंगल फोर्स की वजह से, एक फोर्स की वजह से बॉडी इक्विलिब्रियम में क्यों नहीं आती, क्वेश्चन ये है। ठीक है, चलो जी करते हैं। सपोज करते हैं ये ब्लॉक है, इसी को दोबारा ले लेते हैं। ये सिंगल फोर्स, एक बंदा इधर खींच रहा है, अब इसके राइट से फोर्स लग रही है, लेफ्ट से, ऊपर से, नीचे से कोई फोर्स लग रही है। क्या बॉडी रेस्ट पर होगी? क्या बॉडी इक्विलिब्रियम में होगी? नहीं, बॉडी अब मूव करेगी। क्यों? क्योंकि एक फोर्स लग रही है। इक्विलिब्रियम में तब आएगी ना जब इसके ऑपोजिट में कोई और फोर्स आएगी। अब इसके ऑपोजिट में कोई फोर्स है ही नहीं, तो ये इक्विलिब्रियम में कैसे आ सकती है? तो हमेशा याद रखना है बिकॉज इसका आंसर है बिकॉज अ सिंगल फोर्स प्रोड्यूस एक्सेलरेशन। याद रखना है कि सिंगल फोर्स जो होती है वो बॉडी में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करवाती है। बिकॉज सिंगल फोर्स प्रोड्यूस एक्सेलरेशन इन अ बॉडी, देयरफॉर a single force, therefore by a single force body cannot be in equilibrium। ठीक है, सिंगल फोर्स हमेशा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगी, इसीलिए सिंगल फोर्स की वजह से बॉडी इक्विलिब्रियम में नहीं आ सकती। तो इक्विलिब्रियम में आने के लिए कितनी फोर्स रिक्वायर्ड होगी? मिनिमम 2 फोर्सेस। ठीक हो गया, और उनका सम 0 होना चाहिए, ये भी याद रखना। चलिए जी, इसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4.13। अब 4.13 में वो ये कह रहा है व्हाई द हाइट ऑफ व्हीकल इज केप्ट एज लो एज पॉसिबल। वो कहते हैं हाइट ऑफ कार लो, कि जो रेसिंग कार्स होती हैं उनकी हाइट जितनी मिनिमम हो सके कम रखी जाती है। क्यों? ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि हाइट जितनी कम होगी सेंटर ऑफ ग्रेविटी उतना लो पोजीशन पर होगा। इसका आंसर हमारे पास कुछ यूं होगा, बाय कीपिंग हाइट एज लो एज पॉसिबल, the center of gravity at lower position। ठीक हो गया, तो जितना सेंटर ऑफ ग्रेविटी लोअर पोजीशन पर होगा बॉडी उतनी स्टेबल में होगी। thus बॉडी इन स्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो स्टेबल इक्विलिब्रियम में गाड़ी की जो हाइट होती है वो इसीलिए लो रखी जाती है ताकि उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी लोअर पोजीशन पर है, जिसकी वजह से बॉडी एक स्टेबल इक्विलिब्रियम में रह सकती है। ठीक हो गया, इसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4.13 और 4.14। अब 4.14 में वो ये कह रहा है एक्सप्लेन करना है हमने स्टेबल, अनस्टेबल एंड न्यूट्रल इक्विलिब्रियम को। तो ये हम ऑलरेडी, जो हमारा इस चैप्टर 4 का लास्ट आर्टिकल है उसमें हम ये सारी डिस्कस कर चुके हैं। इक्विलिब्रियम में स्टेट्स हमने डिस्कस कर चुके हैं, स्टेबल स्टेट डिस्कस कर चुके हैं, अनस्टेबल स्टेट डिस्कस कर चुके हैं और न्यूट्रल स्टेट डिस्कस कर चुके हैं, जो कि एग्जाम्पल के साथ है। ठीक है, तो ये आर्टिकल आप वहां से अच्छे से रेडी कर सकते हैं। स्टूडेंट, इसके अलावा अगर कोई भी आपको क्वेश्चन हो वो आप पोर्टल से पूछ सकते हैं।